जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं योगी सिंह तोमर एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी एनालिस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज का ये टॉपिक होने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेके जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस। अब क्या है ये पर्सनल फाइनेंस और क्यों है इतना ज़रूरी, समझते हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी सज्जन ने मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है ये पर्सनल फाइनेंस और क्यों है इतना ज़रूरी। सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस के अर्थ को समझ लेते हैं, क्या होता है पर्सनल फाइनेंस। तो चलिए समझ लेते हैं डेफिनेशन पर्सनल फाइनेंस की। अपना पर्सनल फाइनेंस का मतलब हुआ ये कि आपकी खुद की इनकम का और खर्चे का मैनेजमेंट करना हो गया पर्सनल फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी जीवन की स्किल है जिसका मालूम होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में हो बहुत ज़रूरी होता है और ये तो आपकी खुद की इनकम से रिलेटेड है। तो समझ लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। अब इस पर्सनल फाइनेंस की मैनेजमेंट में आते हैं कई सारे ऐसी टॉपिक्स जिनको हम जैसे कि उसमें क्या क्या चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, कितनी मैनेज करनी पड़ती है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ आप लोगों को। वो डायग्राम है ये। अब इसमें क्या है, ये 4-5 टॉपिक हैं। इन सभी चीज़ों को मैनेज करना है पर्सनल फाइनेंस अचीव करने के लिए। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो समझ लेते हैं एक एक करके इन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं जो है इनकम। इनकम में जो भी आपका इनकम का सोर्स है, सभी का अपना अपना इनकम का सोर्स होता है। तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश तो हमारी यही रहती है कि इनकम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब 2 तरह की इनकम होती है दोस्तों। एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम से समझ लेते हैं, होता है ये कि जैसे कि डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए जाता है डेली, वहाँ से अर्निंग हो रही है। और वकील जो है डेली कोर्ट में जाता है, वहाँ से अर्निंग करता है, वो हो गया उसका सोर्स ऑफ इनकम। एम्प्लॉय जो है डेली अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं रिस्पेक्टिव, वहाँ से उनकी होती है अर्निंग, तो वो इनकम का सोर्स हो गया उनका। तो डायरेक्ट जहाँ से अर्निंग मिल रही है, डेली उसमें टाइम देना पड़ रहा है, वो हमारी आती है एक्टिव इनकम में दोस्तों। और पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए हमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। एक बार जो हमने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया या शुरुआत कर दी तो धीरे धीरे उसमें से कुछ ना कुछ इनकम आ रही है और उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझ लीजिए। एग्जांपल में मैं दे देता हूँ आपको, जैसे आपने 2-3 मकान हैं आपके और उसमें आपने किराएदार दे रखे हैं, तो उसमें क्या है, आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और मंथली आपके बस इनकम आती रहती है। और नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ कि मान के चलिए आपने एक कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एफडी करा रखी है, उसमें आपका जो इनकम हो रही है मंथली या ईयरली, उसको हम बोलेंगे पैसिव इनकम। तो जोर हमें देना है एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम पे भी जोर देना है, ताकि ये दोनों थोड़ा और तेज़ी से बढ़ सके। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे एक्सपेंसेस पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसेस को हमें, खर्चों को हमें कम से कम रखना है दोस्तों। एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसमें मैं कि लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा खर्चे नहीं करने। अब बोलोगे कि लाइबिलिटीज़ क्या होती है, तो लाइबिलिटीज़
ऐसी वो चीज़ें और वो वस्तुएं जिनका मूल्य, जिनकी कॉस्ट टाइम के हिसाब से, जैसे आपने आज खरीद ली और कुछ टाइम बाद उसी चीज़ का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, ऐसी चीज़ें लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, आपने आज खरीद ली एक कार 10 लाख रुपए की, तो 2 साल बाद आपको पता है कि आपकी उस कार की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख या 7 लाख, जो भी है। तो समय के हिसाब से इसकी वैल्यू कम हो गई ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं लायबिलिटीज़, और ये नहीं सभी चीज़ों पर ऐसी सारी वस्तुएं लायबिलिटीज़ में आ रही हैं, उनको हमें उन पे खर्चा हमें कम से कम करना है दोस्तों, जितना ज़रूरत हो उतना सिर्फ। चलिए नेक्स्ट ये टॉपिक आता है जिसमें हमें कुछ उसमें भी मैनेज करके चलना है, वो है हमारा डेट यानी कि लोन। तो आज के समय में ऐसे आकर्षक ऑफ़र आते हैं दोस्तों, बोला 100% ऑन रोड फाइनेंस दे देंगे आपको, लो ईएमआई पे दे देंगे, बोला नो कॉस्ट ईएमआई पे दे देंगे आप लोगों को कोई भी सामान, और लो इंटरेस्ट रेट रहेगा बोला, और लॉन्ग टेन्योर रहेगा। ये सारी चीज़ें इजी से इजी बनाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लोन आपको लेना ही नहीं चाहिए, और आपको अगर लेना भी है तो बहुत ही कम लोन लेना चाहिए। जैसे आपकी आय है 100 रुपये, तो आपको लोन लेना चाहिए जिसमें कि ईएमआई आपकी मंथली जो ईएमआई है वो आ रही हो ज़्यादा से ज़्यादा 20%। वो भी ऐसी चीज़ों के लिए लोन लेना चाहिए जिसकी वैल्यू आपके टाइम के हिसाब से बढ़े। लायबिलिटीज़ के लिए कभी भी लोन लेना नहीं चाहिए। एसेट्स के लिए लो, अगर आपको लोन चाहिए ही है तो एसेट्स के लिए लो। एसेट्स यानी कि ऐसी आपके चीज़ें जिनकी वैल्यू आप टाइम के हिसाब से उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, जैसे आपके शेयर्स हो गए और आपकी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ले लीजिए, वो भी बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इसका मैंने बता दिया आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा, इसको कैसे मैनेज करना है। मेरी तरफ से तो डेट, आदमी हमेशा डेट फ्री होना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जीवन में कि थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, तो आप उसको कम से कम करने का प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जिसका नाम है सेविंग वाले टॉपिक में हम एक टॉपिक और मिला लेते हैं। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टिंग। अब सेविंग करेंगे, उसी के बाद इन्वेस्टिंग भी करेंगे, तो ये दोनों एक ही टॉपिक मान लेते हैं, दोनों को मिला सकते हैं इन टॉपिकों को। अब सेविंग में करना क्या है, सेविंग हमें करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सकती है सेविंग पर ध्यान देना है हमको। और करना ये नहीं है कि सेविंग अकाउंट्स में डाल देना है। मेरी तरफ से सेविंग अकाउंट्स में हम लोगों को सिवाय अपने प्रोटेक्शन मनी के, इमरजेंसी फंड्स के अलावा हमें कोई पैसा नहीं रखना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे, बोला क्यों भाई, सबसे ज़्यादा रिलायबल चीज़ तो सेविंग अकाउंट्स ही है। अब सेविंग्स में क्या होता है दोस्तों, एक नॉर्मल जो रेट है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन यानी कि ऐसी समय के हिसाब से जो चीज़ों की जो वैल्यू है उसमें जो इजाफा होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। एक समझा देता हूँ आपको एक एग्जांपल के माध्यम से। एक लेज़ का पैकेट ले लीजिए आप, और वो आता है आज के टाइम में 10 रुपये का। तो 5 साल बाद क्या वो सेम पैकेट आपको, सेम क्वांटिटी आपको 10 रुपये में मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो आपको मिलेगी, सेम वो चीज़ मिलेगी आपको 15 या 20 रुपये। तो
इसी सेम क्वांटिटी का सेम चीज़ का 10 साल या 5 साल बाद नेक्स्ट आगे बढ़ी हुई रेट में मिलना कहलाता है इन्फ्लेशन। तो इस चीज़ से बचने के लिए मान के चलिए आपने सेविंग अकाउंट्स में कुछ पैसा डाल दिया, वो पैसा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ भी गया, लेकिन 10 साल बाद उस पैसे की वैल्यू उतनी रही ही नहीं जितना वो आपको बढ़कर मिला है। तो इसलिए दोस्तों सेविंग अकाउंट्स को अवॉइड करना चाहिए हमें अपनी सेविंग के लिए, और कई और जो तरीके हैं उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए आप, जो आपको उचित लगता हो। बहुत तरीके हैं, बस सभी रिलायबल हैं। जो सारे जो तरीके रिलायबल होते हैं उन्हीं तरीक़ों पे आपने इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा हमने सेविंग रखनी है। ठीक, तो चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रोटेक्शन, और इसको हम इमरजेंसी फंड्स भी, प्रोटेक्शन मनी या इमरजेंसी फंड्स भी कह सकते हैं। अब होता ये है कि जैसे हम मंथ में मान लीजिए कुछ भी हमारी इनकम है, उसका एक्सपर्ट्स के हिसाब से मिनिमम 3 मंथ की सैलरी आपके अकाउंट्स में एज ए प्रोटेक्शन मनी, एज ए इमरजेंसी फंड्स हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए दोस्तों। अब एक इसमें प्रोटेक्शन में ये भी है कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी आप लोगों को अपना और आपके परिवार का लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये रखना आज के समय में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इसको भी हमें अपनी इनकम के आधार पे मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सभी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक को आप अगर अच्छे से मैनेज करके चलते हैं तो डेफिनेटली आप पर्सनल फाइनेंस का ये जो स्किल है आप इसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।